हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में है, जो इसको लगता है कि मुझे इस बार 10th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बनाने, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये आपके 100% राइट हो सकते हैं यदि आप थोड़ा सा इन पे ध्यान दोगे। तो आज मैं आपके लिए जो आपके PYQ क्वेश्चन है, जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आपका कोई भी दोस्त है, यदि उसको लगता है कि वो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, तो उसके साथ इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? और मेरे साथ आपको भी आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो और मुझे देखते रहो, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको मेरे साथ आंसर देने हैं। तो हमारा आंसर आना चाहिए 10 सेकंड के अंदर। आप कोशिश करो कि आप कमेंट में फास्ट आंसर देने का प्रयास करो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बच्चों 1930 के अंतर्गत हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था वो आपको भी पता होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। इससे क्या है, आप जब पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन करोगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ये आपको एक्सप्लेनेशन के रूम में याद करना है। और आपको क्वेश्चन यहां से बन सकता है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको इसको याद करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही एज इट इज आएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है आपको। तो आपको इन सब चीजों को लेकर थोड़ा अवेयर होना है, जागरूक होना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का, अपने दिमाग पे जोर डालिए। यदि आपने पढ़ाई की है, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है बच्चों? भाग थर्ड के अंदर बताया गया है कि भारत के जो भी मौलिक अधिकार है उसको संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 12 से 35, आर्टिकल जो 12 से 35 है वो इसके अंतर्गत बताए गए, जिसमें सारे मौलिक अधिकारों को कवर किया गया है। ये एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लेना और देख लेना और समझ लेना। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये आप सबको पता होगा, ये आपने सबसे ज्यादा सुना भी होगा, ये आपको आता भी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या क्या रीजन थे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेशन पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 अमृतसर पंजाब के अंतर्गत हुआ था। यह हमारा राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। और किसके आदेश पे हुआ था? जनरल डायर के आदेश पे ब्रिटिश सेना द्वारा निहत्थे लोगों पे गोली चलाने से हुआ था। ये इतिहास की ऐसी घटना थी जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। इसके बारे में आपको पढ़ने को भी मिलेगा और आपको समझने को भी मिलेगा। हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा है? ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके PYQ क्वेश्चंस है। तो इनको आप नेग्लेक्ट मत करना, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो वो फसल थी गेहूं की फसल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना आप यहाँ से, कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा है, क्योंकि उच्च उपज वाली किस्मों HYV और आधुनिक कृषि तकनीकों को सबसे पहले गेहूं पर अपनाया गया था। इसका उपयोग सबसे पहले गेहूं पे ही किया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा। बहुत सारे बच्चे हैं उनको ये है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे को ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये यहाँ से आपको पैटर्न मिलेगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ना, इसके अकॉर्डिंग आप फैक्ट्स को समझ सकते हो। तो दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सेकंड है नमक कानून तोड़ना, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो दांडी मार्च क्यों हुआ था? नमक कानून तोड़ने के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लो आप यहाँ से कि दांडी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? हमारे देश में जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत का संविधान। इसको आपको अच्छे से समझना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन वापिस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में।
तो इसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लेना है। एक्सप्लेनेशन आप देख लेना यहाँ से। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? अब ये बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 के अंतर्गत। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हो आप। ये डेट फुल डेट भी पूछ सकता है कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य है ओडिशा। ये आपको पता होगा। और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है और रिवीजन में लाना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, यहाँ से आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे महात्मा गांधी। ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आपको याद करने बच्चों, आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझने का प्रयास करना है, इससे आपके क्वेश्चन इजी गोइंग में सोल्व हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और ये प्रकाशित कब हुई थी? ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये प्रकाशित कब हुई थी। हमारे देश में अलग अलग दल हैं, उसका प्रॉफिट क्या होता है? इसका प्रॉफिट ये होता है कि जनता को अधिक विकल्प मिलना, क्योंकि जनता के पास अधिक ऑप्शन होते हैं कि वो किसको वोट देना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भूमंडलीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? तो इस भूमंडलीकरण का प्रमुख माध्यम है व्यापार और निवेश। समझ में आएगा आपको? इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना। इसको आपको रीड करना है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, इसको आपको समझना है कि ये क्यों है, ये कैसे हुआ, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन साथ में करवा रहा हूँ। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। वो था बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको पता होगा, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। वो था पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी के साथ हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये आपको पता होगा जैसे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था? वो 1920 के अंतर्गत शुरू हुआ था। ये अपना आंसर जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपने भी देख लिया कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ये महात्मा गांधी ने कहा था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। ये आपको क्लैरिटी मिल गई है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। यह आपने देख लिया। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटक। ये क्वेश्चन बच्चों आपके पीवाई के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वो आपके असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में है? वो आपके राजस्थान राज्य में थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? ये क्वेश्चन आपको आता होगा तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। और इसका आंसर आपको सबको पता होगा क्योंकि आपने अब तक पढ़ लिया होगा, चैप्टर पढ़ा होगा या आपने सुना होगा या आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? अभी आपने पहले भी देखा था वेस्ट बंगाल। इसके साथ आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? वो नदी कौन सी है बच्चों? सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। इसके साथ हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसके साथ ही कार्गो टनेज के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है मुंद्रा पोर्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है बच्चों? केरल रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी इम्पोर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए हैं, पिछले साल आपसे पूछे गए हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है कि 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। यह आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। यदि आप भी 18 वर्ष के हो गए होंगे तो आप मतदान जरूर कीजिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? ये आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में कितने स्तर की सरकार है? अब आपको पता होगा भारत में 3 स्तर की सरकार है। एक केंद्र सरकार, एक कौन सी बच्चों? राज्य सरकार, और एक कौन सी है? स्थानीय सरकार। ये 3 स्तर के सरकार है हमारे देश में, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिल जाएगा। पंचायती राज किससे संबंधित होता है? पंचायती राज आता है स्थानीय स्वशासन में, पंचायती राज आता है। इसी के साथ यहाँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा कि पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा मजबूत किया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन के द्वारा इसको अपनाया गया था। चुनाव आयोग एक क्या है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। बहुत सारे बच्चे इसको एक निजी संस्था करते हैं, लेकिन ये गलत है। ये एक संवैधानिक संस्था है जो हमारे संविधान में है। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? ये क्वेश्चन आपने पहले भी देख लिया, भाग 3 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? आपने सुना होगा जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन। तो अंतिम शक्ति होती है जनता के पास, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ क्या है बच्चों? सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देना। इसी के साथ हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? या आपको अच्छे से पता होगा, आरबीआई, नोट एसबीआई। एसबीआई नहीं है, आरबीआई आपका केंद्रीय बैंक है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 10th बोर्ड में पूछा गया है। जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको पता है, इसको याद रखना है आपको। एसएचजी का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं उन पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है और उसको अच्छे से फोकस के साथ समझना है। इसी के साथ कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? पैसों का मुख्य कार्य क्या होता है? लेन देन करना, लेन देन में काम आती है। विनिमय का माध्यम होता है कि कोई चीज ले रहे हैं, उसके माध्यम से हम पैसा दे रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास आ रही है। इसी के साथ हम बैंक में जमा धन पर क्या मिलता है? आप जब बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपको क्या मिलता है? ब्याज। सीधी सी बात है कि आपको ब्याज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो भारत में सबसे अधिक लोग
प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आते हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा कि भारत में अधिकांश लोग कृषि पशुपालन से संबंधित गतिविधियों वाले प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है। भूमंडलीकरण का प्रमुख माध्यम क्या है, व्यापार और निवेश, ये आपने पहले पढ़ लिया है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सामाजिक सुरक्षा उनको प्राप्त होती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसको समझना है, देखना है और बार बार इसका रिवीजन करना है। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था बच्चों, रोलेट एक्ट हुआ था 1919 के अंतर्गत रोलेट एक्ट पारित हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। ये भारतीयों के नागरिक अधिकारों को कुचलने वाला एक काला कानून था जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये आपको यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और यहाँ से चीजें आपको समझने में एक अच्छी क्लियरिटी मिलेगी कि ये क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका ही लिंक इससे जुड़ता है कि रोलेट एक्ट किस पक्ष में आया था, किसके विरोध में आया था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने कुछ सालों के PYQ देख ले हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इनको देख के आपको पढ़ाई करनी है, समझना है, इनका बार बार रिविजन करना है। ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और उसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खुद का ध्यान रखिए।